हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक प्लेन क्रैश में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब कुछ बस एक स्विच की वजह से हुआ और पूरा प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर कभी आगे तो कभी पीछे की तरफ उड़ता रहा। इस पूरे मामले को समझने के लिए ग्रीक आर्मी ने अपने 2 F-16 फाइटर जेट प्लेन के पास भेजे और वहां पहुंचने के बाद फाइटर जेट के पायलट ने जो नज़ारा देखा उसे देख उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। वो प्लेन हवा में तो उड़ रहा था मगर उसके दोनों पायलट गायब थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस फ्लाइट में और वो ऐसा कौन सा स्विच था जिसकी वजह से ये पूरा प्लेन एक पहाड़ से जा टकराया। कहानी शुरू होती है 13 अगस्त सन 2005 को। सैटरडे की रात 9 बजे बोइंग 737 एयरप्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सिप्रस के शहर लैनिका के लिए उड़ान भरता है। ये प्लेन हीलियोस एयरलाइंस का एक प्लेन था जो एक काफ़ी सस्ती एयरलाइन थी और इसके प्लेन्स हीलियोस और पूरे यूरोप के बीच उड़ान भरते थे। ये प्लेन रनवे से अपना एक नॉर्मल टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर में हवा में उड़ जाता है। अभी इस प्लेन को उड़ते हुए कुछ ही देर हुई थी कि प्लेन के क्रू को अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। इस आवाज़ के बारे में पता लगाने पर क्रू को पता चलता है कि प्लेन के डोर की सील पर बर्फ़ जम गई है और इसीलिए उसमें से आवाज़ आ रही है। ये पता चलते ही केबिन क्रू में से एक मेंबर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इस बात की खबर एयरक्राफ्ट केबिन डिफेक्ट डिपार्टमेंट को देता है, जिसके बाद वो ये खबर डिपार्टमेंट कैप्टन तक पहुंचा देते हैं। यह खबर मिलते ही कैप्टन लैनिका एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड होने का इंतजार करने लगता है और रात को 1:25 पर जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है वो ग्राउंड इंजीनियर डिपार्टमेंट से कहता है कि वो प्लेन का पूरी तरह इंस्पेक्शन करें और उसमें जो भी कमी है उसे सही कर दें। इस इंस्पेक्शन का इंचार्ज एक 44 साल का इंजीनियर था जिसका नाम था एलन इरविन। एलन इरविन यूके का रहने वाला था जिसे हीलियोस एयरवेज ने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया था। प्रोसीजर के मुताबिक एलन उस प्लेन का केबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक करता है। ये चेक करने के लिए एलन और उसकी टीम को प्लेन को मैनुअली प्रेशराइज करना था, जिसके लिए एलन कॉकपिट पैनल में लगे प्रेशराइजेशन मोड को ऑटोमेटिक से मैनुअल पर कर देता है। प्लेन में प्रेशराइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि प्लेन जब ऊंचाई पर जाए तो उसमें मौजूद लोगों को सही से ऑक्सीजन मिल सके ताकि उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। और इसके लिए प्रेशराइजेशन मोड को हमेशा ऑटोमेटिक पर रखा जाता है ताकि ये अपने आप ऊंचाई पर जाने पर प्लेन को ऑक्सीजनेट रखे। मगर चूंकि एलन को ग्राउंड पर ही इस पूरे प्लेन का इंस्पेक्शन करना था और इसीलिए केबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक करने के लिए वो उसे मैनुअल मोड पर कर देता है। इंस्पेक्शन के बाद एलन को जब प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती तो वो अपनी रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि प्लेन में ना तो कोई डिफेक्ट है, ना ही कोई लीक और ना ही कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है और उसे लगने लगता है कि प्रेशराइजेशन सिस्टम भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मगर इस सब के दौरान एलन से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो गलती ये थी कि एलन प्रेशराइजेशन मोड को दोबारा मैनुअल से ऑटोमेटिक करना भूल जाता है। और एलन की इसी गलती ने उस सुबह प्लेन में चढ़ने वाले 121 लोग और उस प्लेन के पायलट और क्रू की बदकिस्मती की वो कहानी लिखी जिसे उनके परिवार और दोस्त कभी नहीं भूल पाए। एलन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 14 अगस्त सन 2005 को रात 3:15 पर यह फ्लाइट दूसरे एयरपोर्ट भेज दी जाती है जहाँ से इसे सुबह 6 बजे प्राग के लिए उड़ान भरनी थी। उस फ्लाइट का केबिन क्रू फ्लाइट के डिपार्चर से 1 घंटे पहले यानी सुबह 5 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। उन्हें पहले इसलिए पहुंचना होता था ताकि फ्लाइट से पहले उन्हें सेफ्टी प्रोसीजर्स की ब्रीफिंग दी जा सके। उस दिन इस प्लेन के कुछ क्रू मेंबर्स की तबीयत खराब होने की वजह से उस प्लेन के पास पूरा स्टाफ नहीं था, जिसकी वजह से 32 साल की लोइजा वोटेरी और 25 साल का एंड्रियस प्रोड्रोमो फ्लाइट से कुछ मिनट पहले ही केबिन क्रू मेंबर्स की टीम को ज्वाइन करते हैं। हालांकि पहले एंड्रियस इस फ्लाइट पर आना नहीं चाहता था, मगर जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इस फ्लाइट के केबिन क्रू में है तो वो आखिरी मिनट में इस फ्लाइट के केबिन क्रू को ज्वाइन कर लेता है। अब इस प्लेन में 4 केबिन क्रू थे जिनके साथ कैप्टन पायलट हैंस यार्गन मार्टन और असिस्टेंट पायलट पैम्बोस शरालम्बोस भी इस फ्लाइट में उड़ान भरने वाले थे। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले दोनों पायलट्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे और उन दोनों के पास 23,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और ये दोनों पायलट अपने क्रू के साथ 121 पैसेंजर को फ्लाइट में लेकर उड़ान भरने की तैयारी करने लगते हैं। केबिन क्रू को लग रहा था कि ये एक बहुत छोटी और आसान फ्लाइट होने वाली है क्योंकि ये प्लेन 2 बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट्स उड़ाने वाले हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इस प्लेन के कैप्टन पायलट हैंस को 3 महीने पहले ब्रिटिश एयरलाइन से निकाल दिया गया था क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने में 2 बार फेल हो चुका था। और ये बात क्रू के साथ पूरे हीलियोस एयरलाइंस में कोई नहीं जानता था क्योंकि जिन लोगों के रेफरेंस से वहाँ उसकी जॉब लगी थी उनसे किसी ने हैंस की पिछली जॉब के बारे में कोई सवाल नहीं किया। इसी के साथ साथ असिस्टेंट पायलट पैम्बोस भी इसलिए मशहूर था क्योंकि वो जल्दी जल्दी में प्लेन उड़ाने से पहले की चेकलिस्ट को ध्यान से नहीं देखता था
और चूंकि हैंस और पैम्बोस की आपस में बनती नहीं थी, इसीलिए वो दोनों ना तो प्लेन की सिक्योरिटी मेजर्स और ना ही चेकलिस्ट के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं। अब फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो गया था और सभी पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ दोनों पायलट हैंस और पैम्बोस भी फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले की चेकलिस्ट को भरना शुरू करते हैं और यहीं पर उनसे वो दूसरी गलती होती है जिसने पूरे क्रू और पैसेंजर्स को मौत की नींद सुला दिया। प्लेन टेक ऑफ करने से पहले पायलट्स और क्रू मेंबर्स को कुछ चेकलिस्ट दी जाती हैं जो उन्हें भरनी होती हैं। पायलट्स को अपनी चेकलिस्ट में ये चेक करना होता है कि सभी स्विच और इंडिकेटर सही पोजीशन में हैं और सही काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि ये फ्लाइट उस दिन अपने स्केड्यूल से कुछ लेट हो गई थी, इसलिए प्लेन को उड़ाने की जल्दी में दोनों पायलट हैंस और पैम्बोस जल्दी में उस चेकलिस्ट को भरते हैं और उनसे एक बहुत ही अहम पॉइंट मिस हो जाता है और वो था प्रेशराइजेशन मोड, जिसे उन्हें मैनुअल से ऑटोमेटिक पर करना था। यहाँ दो गलतियाँ हुई। पहले एलन प्रेशराइजेशन मोड को मैनुअल से ऑटोमेटिक पर करना भूल गया और फिर जल्दी में दोनों पायलट्स ने भी उसी गलती को दोहराया। वो दोनों पायलट्स इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके प्लेन का प्रेशराइजेशन मोड मैनुअल है जिसे ऑटोमेटिक पर होना चाहिए। अपने स्केड्यूल से 7 मिनट लेट ये प्लेन 6:07 पर लैनिका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लेता है। चूँकि प्लेन का प्रेशराइजेशन मोड मैनुअल पर ही था और इसीलिए जैसे जैसे प्लेन ऊंचाई पर जाता जा रहा था उसमें ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। हालांकि कॉकपिट के अंदर मौजूद कई इंडिकेटर्स इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे थे, मगर दोनों पायलट्स में से किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया। टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद 6:17 पर प्लेन जैसे ही 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, कॉकपिट के अंदर एक अलार्म बजने लगता है। चूँकि पायलट्स ने पहले भी इंडिकेटर्स को इग्नोर कर दिया था और वो इस बात से भी बेखबर थे कि केबिन में प्रेशराइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो इस अलार्म को भी इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है जो गलती से बज रहा है, जबकि ये केबिन ऑल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म था जो प्रेशराइजेशन सिस्टम के काम ना करने की वजह से बज रहा था। पायलट्स इसलिए भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि दोनों अलार्म की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी थी, जबकि हवा में उड़ते हुए प्लेन में अलार्म बजने का बस एक ही मतलब था और वो था प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम में फॉल्ट और सभी को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मास्क पहन लेना चाहिए। मगर बजाय इसके कि वो दोनों मास्क पहनते, हैंस 6:21 पर हीलियोस एयरवेज के डिस्पैचर को कॉल करता है और उससे कहता है कि रॉन्ग टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बार बार उनके कॉकपिट में बज रहा है। ये सुनने के बाद डिस्पैचर कुछ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म 12,000 फीट की ऊंचाई पर बजे, और वो ये कॉल एलन इरविन को ट्रांसफ़र कर देता है जिसने इस प्लेन का इंस्पेक्शन किया था। अभी एलन हैंस से बात कर ही रहा था कि तभी हैंस उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वेंटिलेशन कूलिंग फ़ैन की लाइट ऑफ हो गई है, जिस पर एलन उससे कहता है कि क्या वो दोबारा अपनी बात को दोहरा सकता है, और तभी हैंस अचानक अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि लाइट्स ऑन है। अब एलन बहुत कंफ्यूज हो गया और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हैंस कहना क्या चाहता है, और तब उसे लगने लगता है कि हो सकता है कि हैंस दोनों अलार्म लाइट्स के बीच में कंफ्यूज हो गया हो। और तब वो हैंस से पूछता है क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटोमेटिक पर है, जिसका हैंस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। हैंस की तरफ से जवाब ना मिलने पर एलन को लगने लगता है कि शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट अब हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके हैं। इसका साफ मतलब था कि अब दोनों पायलट्स की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई थी। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन लेवल्स ही कम नहीं होते बल्कि आंखों के आगे धुंधलापन भी छाने लगता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होने लगता है और कोऑर्डिनेशन में भी कमी आने लगती है। इसका मतलब था कि वो दोनों पायलट्स अब खुद पर से अपना कंट्रोल खो रहे थे और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। चूँकि हैंस और पैम्बोस ने अलार्म बजने पर भी अपने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने थे और प्लेन 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से उनके ऑक्सीजन लेवल्स भी बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, और तभी उनके कॉकपिट में मास्टर कॉशन वाली वार्निंग लाइट जलने लगती है, जिसका मतलब था कि पैसेंजर्स के केबिन में ऑक्सीजन मास्क खोल दिए गए हैं जिसे पैसेंजर लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन मास्क हर पैसेंजर को लगभग 12 मिनट तक का ऑक्सीजन दे सकते थे और इतना टाइम काफ़ी था प्लेन को वापस उतने ऑल्टीट्यूड पर ले जाने के लिए जहां पैसेंजर आसानी से सांस ले सकें। अब दोनों पायलट्स की हालत बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है, और तभी कॉकपिट में इक्विपमेंट कूलिंग लाइट जलने लगती है। ये लाइट इसलिए जल रही थी क्योंकि कॉकपिट के अंदर के कंप्यूटर सिस्टम को सही कूलिंग नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहा था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रेशराइजेशन सिस्टम जो काम नहीं कर रहा था। कैप्टन पायलट हैंस को लगने लगता है कि ये प्रॉब्लम सिस्टम को रीसेट करके सही हो जाएगी, और इसीलिए वो दोबारा एलन इरविन से बात करता है, जिस पर एलन दोबारा उससे फिर वही सवाल करता है क्या प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटोमेटिक पर है।
हैंस एलन के सवाल को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि इक्विपमेंट सर्किट कूलिंग ब्रेकर्स कहाँ हैं, जिसके जवाब में एलन पायलट हैंस को बताता है कि वो उसकी सीट के पीछे हैं। इतनी बातचीत के बाद उस लाइन पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और एलन को भी लगने लगता है कि उसने पायलट के सारे सवालों का जवाब दे दिया है और वो लाइन को डिस्कनेक्ट करके अपने घर चला जाता है। इधर केबिन क्रू और पैसेंजर्स भी अपने अपने मास्क पहन चुके थे और चूंकि ये मास्क 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकते थे, इसीलिए सब इसी इंतज़ार में थे कि पायलट्स जल्द से जल्द प्लेन को थोड़ा नीचे लेकर जाएं, जिससे वो लोग आसानी से सांस ले सकें। चूंकि दोनों पायलट्स ने प्लेन का कंट्रोल खो दिया था और अब प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा था और इसीलिए नीचे जाने के बजाय प्लेन अब 35,000 फीट की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मास्क का ऑक्सीजन और तेज़ी से ख़त्म होने लगा। अब प्लेन को उड़ते हुए पूरे 22 मिनट हो चुके थे और प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और तभी 6:29 पर हीलियोस एयरपोर्ट का डिस्पैचर कैप्टन हैंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इस बार हैंस से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता और तब वो घबराकर पास के निकोसिया एयरपोर्ट के डिस्पैचर को कांटेक्ट करता है और कहता है कि पिछले 9 मिनट से वो हीलियोस फ्लाइट 522 से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सुनते ही निकोसिया एयरपोर्ट का डिस्पैचर भी फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो भी इस कोशिश में नाकाम रहता है। प्लेन से कांटेक्ट खत्म हुए पूरे 16 मिनट बीत चुके थे और अब प्लेन एथेंस के एयर स्पेस में एंट्री कर चुका था, जिसके बाद इस प्लेन को एथेंस एयर कंट्रोल के हैंडओवर कर दिया जाता है। अगले 40 मिनट में एथेंस एयर कंट्रोल अपनी एक टीम और कुछ प्लेन्स एथेंस भेजते हैं ताकि वो प्लेन से कांटेक्ट कर सकें, मगर उनका भी फ्लाइट 522 से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब तक 30 से ज़्यादा कॉल्स कैप्टन पायलट हैंस को करी जा चुकी थी, मगर दूसरी तरफ बस खामोशी थी। लैनिका एयरपोर्ट और ग्रीस एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ को यही लग रहा था कि शायद प्लेन के रेडियो सिस्टम में कोई फॉल्ट हो गया है और इसीलिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ उनका यह भी मानना था कि प्लेन अपने स्केड्यूल और प्रोसीजर के हिसाब से ही ट्रैवल कर रहा है। और तभी एयर कंट्रोल टीम अपने रेडार में देखती है कि प्लेन धीमे से उसी डायरेक्शन में टर्न ले रहा है जहां से वो आया था, जिसे गौर से देखने पर उन्हें यह पता चलता है कि फ्लाइट 522 ग्रीक आइलैंड किया के ऊपर एक रिपीटेड लूप में गोल गोल घूम रही है। ये देखते ही एयर कंट्रोल टीम को ये समझते देर नहीं लगती कि इस फ्लाइट में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है और सुबह 8:23 तक इमरजेंसी लेवल्स को अलर्ट कर दिया जाता है। इस बात की खबर फौरन हेलेनिक एयरफोर्स को दी जाती है, जिसके बाद वो अपने 2 F-16 फाइटर जेट्स फ्लाइट के पास भेजते हैं। महज 9 मिनट के अंदर ही 8:23 पर वो दोनों फाइटर जेट्स फ्लाइट 522 के पास उड़ रहे थे और फिर जो नज़ारा फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा उसे देख उनकी रूह कांप गई, और जब उन्होंने ये नज़ारा ग्राउंड टीम्स को बताया उसे सुनकर उन सबके पैरों तले ज़मीन सरक गई। फाइटर जेट का पायलट ग्राउंड टीम को बताता है कि असिस्टेंट पायलट पैम्बोस का सर बेहोशी की हालत में कंट्रोल पैनल के ऊपर रखा हुआ है और कैप्टन पायलट हैंस का कहीं कोई अता पता नहीं है और वो प्लेन अब भी ऑटो पायलट मोड पर ही उड़ रहा था। इसी दौरान फाइटर जेट्स के पायलट की नज़र फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स पर पड़ती है और वो देखते हैं कि 2 पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हैं जिनके बदन में कोई हरकत नहीं हो रही है और उनके ऑक्सीजन मास्क हवा में झूल रहे हैं। और जब उन्होंने थोड़ा और करीब जाकर देखा तो वहाँ और भी ऑक्सीजन मास्क हवा में झूल रहे थे और सभी पैसेंजर्स बिना कोई हरकत की अपनी सीट्स पर बैठे थे। जेट पायलट से ये सब कुछ सुनने के बाद ग्राउंड टीम्स इमरजेंसी लेवल को हाई अलर्ट पर कर देती है और अपनी रेस्क्यू टीम्स को तैयार करना शुरू कर देती है। इसी दौरान सुबह 8:49 पर फाइटर जेट का पायलट देखता है कि प्लेन के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा है और पायलट कॉकपिट की तरफ बढ़ रहा है। कॉकपिट में पहुंचने के बाद इस शख्स ने अपने कानों पर हेडफोन्स लगाए और अपने दोनों हाथ कंट्रोल पैनल पर रख दिए। अभी इस शख्स को कंट्रोल पैनल संभाले 1 मिनट ही हुआ था कि फ्यूल की कमी होने की वजह से प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगता है। इसी दौरान ग्राउंड टीम का एक मेंबर जेट पायलट से पूछता है कि कॉकपिट में बैठे शख्स ने कोई यूनिफॉर्म पहना है या नहीं, जिसके जवाब में पायलट उसे बताता है कि कॉकपिट में बैठे शख्स ने एक ब्लू शर्ट पहन रखी है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि एंड्रियस पेड्रोमो था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस फाइटर के क्रू को लास्ट मिनट ज्वाइन किया था। ग्राउंड टीम को बाद में पता चला कि एंड्रियस एक क्वालिफाइड पायलट है, पर उसने बोइंग 737 चलाने की ना तो कोई ट्रेनिंग ली थी और ना ही उसे बोइंग 737 चलाने का कोई एक्सपीरियंस था। अब प्लेन 1500 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा था और तभी फाइटर जेट में बैठा पायलट एंड्रियस से एक विजुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, मगर एंड्रियस रेडियो कम्युनिकेशन पर बस एक ही बात चिल्ला रहा था, मेडे मेडे मेडे। इसका साफ मतलब था कि अब यह प्लेन कभी भी ज़मीन से टकराकर क्रैश होने वाला था। कुछ ही देर बाद सुबह 8:59 पर इस प्लेन का राइट इंजन भी फेल हो जाता है और तब एंड्रियस जेट के पायलट की तरफ अपने हाथ से नीचे की तरफ इशारा करता है। वो इशारे से पायलट को यह बता रहा था कि अब ये प्लेन क्रैश होने वाला है।
इसी दौरान ग्राउंड टीम का मेंबर पायलट से पूछता है क्या प्लेन ज़मीन से 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके जवाब में पायलट कहता है कि नहीं, प्लेन अब सिर्फ ज़मीन से 5,000 फीट की ऊंचाई पर है। प्लेन नीचे की तरफ इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि ग्राउंड टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब प्लेन ज़मीन से महज 2500 फीट की दूरी पर रह गया था तब फाइटर जेट का पायलट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि प्लेन ज़मीन से टकराने वाला है, प्लेन क्रैश होने वाला है, और वो ज़ोर ज़ोर से मेडे 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 चिल्लाने लगता है। और तभी प्लेन एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। ये प्लेन उस पहाड़ से 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर टकराया, जिसकी वजह से वहाँ कई एकड़ तक आग और धुआं फैल गया और प्लेन में बैठे सभी 121 पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन पैसेंजर्स में से कुछ एक ही फैमिली से थे तो कुछ कपल्स थे जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर ट्रैवल कर रहे थे। इस हादसे के बाद 186 पेज की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें बार बार प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक ना करने का जिक्र किया गया, और साथ ही साथ एक सवाल था जिसने सबको परेशान करके रख दिया। और वो सवाल ये था कि इतना सब कुछ हो रहा था तो आखिर केबिन क्रू फौरन पायलट के कॉकपिट के अंदर क्यों नहीं गए और उन्होंने ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में 3 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिले। इसका साफ मतलब था कि केबिन क्रू और पैसेंजर्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन था, मगर फिर भी इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और इन सवालों के जवाब कभी किसी को नहीं मिल पाए। इस हादसे के बाद हीलियोज़ एयरवेज की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और सन 2006 में हीलियोज़ एयरवेज बंद हो गई। जिन लोगों के रिश्तेदार इस हादसे में मारे गए उन्होंने सन 2007 में हीलियोज़ एयरवेज पर 76 मिलियन यूरोस का केस ठोक दिया, जिसके बाद हीलियोज़ एयरवेज और उन सभी फैमिलीज़ ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। और सन 2008 में हीलियोज़ एयरवेज के 4 एम्प्लॉई, जिसमें एलन इरविन भी शामिल था, उन पर मानव हत्या का केस दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर उन सभी ने 75,000 यूरोस देकर खुद को इस सज़ा से बचा लिया। इस क्रैश साइट पर मरे हुए लोगों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया, जहां आज भी कभी कभी उनके रिश्तेदार जाते हैं और इस दिल दहलाने वाले हादसे को याद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।